स्वागत है आपका अपने डिजी स्कूल में। और इस स्कूल में आज हम चर्चा करेंगे मौर्य साम्राज्य की। और मौर्य साम्राज्य के स्थापना की कहानी भी बड़ी रोचक है। कहा जाता है कि मौर्य साम्राज्य से पहले मगध पे घनानंद का शासन था और घनानंद अपने भोग विलास में, सत्ता के अहंकार में डूबा हुआ राजा था। उसी समय पे घनानंद के ही टाइम भारत पे सिकंदर का आक्रमण होता है। लेकिन सिकंदर आता है यूनान से और सिकंदर का पहला जो शुरुआती आक्रमण है वो उत्तर पश्चिम भारत पे होते हैं। आपने सुना भी होगा सिकंदर ने पोरस से की थी लड़ाई। तो राजा पुरु ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र के ही राजा थे और उन्होंने बहुत कॉन्फिडेंस से सिकंदर का सामना किया और हार गए। तब भी हारने के बाद भी उस व्यक्ति ने कहा, पोरस ने, कि आप मेरे साथ वैसा ही व्यवहार कीजिए जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। अपनी जान की भीख नहीं मांगी, गिड़गिड़ाए नहीं पोरस। तो ये कहानी बहुत विशेष है। इसी वाली बात के साथ एक और कहानी आती है सिकंदर के आक्रमण के साथ ही, कि उसी समय तक्षशिला तक्षशिला जो आजकल पाकिस्तान में चला गया है, वहां पे एक यूनिवर्सिटी हुआ करती थी, एक विश्वविद्यालय। भारत का सबसे प्राचीन विश्वविद्यालय तक्षशिला में था और तक्षशिला के ही आचार्य थे चाणक्य। चाणक्य को जब ये पता चलता है कि अगर ये सिकंदर यहाँ अटैक करेगा और बाहर के लोगों का शासन हो जाएगा, तो चाहे ज्ञान विज्ञान हो, चाहे यूनिवर्सिटी हो, सब कुछ विदेशियों के हाथों में होगा और देश गुलाम हो जाएगा। तो वो गए मगध के राजा के यहाँ, घनानंद के यहाँ। अब घनानंद के यहाँ क्यों गए? क्योंकि उस समय पे मगध का राजा ही सबसे ज्यादा ताकतवर था। तो आचार्य चाणक्य को लगा कि मगध का राजा सिकंदर की सेना को हरा सकता अगर पहले से तैयारी कर ले। अब जब आचार्य चाणक्य पहुंचे तो धनानंद अपने ऐशो आराम में बिजी थे, संगीत का आनंद ले रहे थे। और आचार्य चाणक्य उनको समझा रहे हैं कि महाराज, देश पे आक्रमण हो रहा है, उत्तर पश्चिम सीमा पे आक्रमण हो रहा है, अपनी सेना को संभालिए, सेना को प्रशिक्षित करिए। अब घनानंद को लगा बड़ा विचित्र आदमी है, क्या ज्ञान की बातें कर रहा है, युद्ध की बातें कर रहा है, यहाँ इतना बढ़िया गाना चल रहा है, संगीत चल रहा है। तो घनानंद नाराज हो गया, उसको उसके अहंकार पे चोट हुई। उसने उसने सोचा कि तुम एक साधारण से आचार्य, तक्षशिला के आचार्य, मैं इतने बड़े साम्राज्य का राजा, मुझे ज्ञान देने आया हो। उसने अपनी सभा से बेइज्जत करके बाहर कर दिया चाणक्य को। और कहते हैं तब चाणक्य ने कसम खाई कि घनानंद, तुम्हारा तो ये अहंकार मैं मिट्टी में मिला के ही रहूंगा। और कहते हैं उसके बाद घनानंद ने जो चंद्रगुप्त मौर्य थे उनका सहयोग किया। और चंद्रगुप्त मौर्य, सॉरी, घनानंद ने नहीं, आचार्य चाणक्य ने चंद्रगुप्त मौर्य के साथ मिलकर के चंद्रगुप्त मौर्य को प्रशिक्षित किया। और फिर चंद्रगुप्त मौर्य ने घनानंद के साम्राज्य को समाप्त किया। चंद्रगुप्त मौर्य ने ही मौर्य साम्राज्य या मौर्य वंश की स्थापना करी है। तो देखिए, अगर हम मौर्य साम्राज्य की स्थापना देखें तो कई चरणों में उन्होंने ये काम किया है। अब हाँ, अब सिकंदर की कहानी तो वहीं रह गई। सिकंदर की सेना जो लड़ लड़ के थक गई थी, उसने कहा कि ब्यास नदी को पार नहीं करेंगे, क्योंकि ब्यास नदी के पार है मगध साम्राज्य और मगध की इतनी बड़ी सेना है, हम मगध की सेना से लड़ने नहीं जाएंगे। सिकंदर चाहता था कि सेना लड़े, लेकिन सेना लड़ी ही नहीं। तो सिकंदर भी हताश होकर लौट गया और रास्ते में सिकंदर की मौत भी हो गई। अब जरा सोचिए, वो भारतीय साम्राज्य, वह भारत, भारत का वो महान अतीत, जिससे सिकंदर की सेना भी घबरा के नहीं लड़ी, डर गई। तो ये इतिहास पढ़ने में कैसा लगता है? अक्सर भारत का इतिहास जब हम पढ़ते हैं तो यही पढ़ते हैं कि यह लड़ाई हुई, जैसे मान लीजिए तराइन का युद्ध हुआ, मोहम्मद गौरी आया, पृथ्वीराज चौहान हार गए। प्लासी की लड़ाई हुई, अंग्रेज लड़े और भारत के राजा हार गए। तो अक्सर हमने यही पढ़ा है कि भारत के राजाओं की हार हुई। या पानीपत का तृतीय युद्ध देखे, अफगान आए और मराठे हार गए। लेकिन देखिए सिकंदर की सेना की मनोदशा देखिए, बिना लड़े ही उसने हार मान ली कि नहीं लड़ सकते मगध की सेना से, हार, और वो लौट गई। तो ये कितना गौरवपूर्ण इतिहास है भारत का, इसको तो हम सबको जरूर जानना चाहिए। अब जब सिकंदर की सेना लौट गई तो उत्तर पश्चिम वाले इलाके में, जहां आजकल पाकिस्तान अफगानिस्तान है, वहां के बहुत से छोटे छोटे राजाओं को सिकंदर ने जीता था। तो उन राजाओं को सिकंदर अपने सेनापति सेल्यूकस निकेटर को दे गया कि तुम संभालो, मैं तो चला अब।
अब सेल्यूकस निकेटर बचा है। तो अब देखिए, जब सिकंदर चला गया तो उत्तर पश्चिम की सीमा पे पहले चंद्रगुप्त मौर्य ने वहाँ के जो छोटे छोटे राजा थे उनको अपने नियंत्रण में किया, और फिर सिकंदर ने मगध में घनानंद पे आक्रमण किया और घनानंद को हराया और मगध पे अपना साम्राज्य स्थापित किया। इसके बाद उन्होंने दक्षिण भारत में अपना विस्तार किया। और देखिए, तब भी, अब हमने देखा था ना कि सिकंदर की सेना लौट गई थी, लेकिन सेल्यूकस निकेटर वापस लौटा। सेल्यूकस निकेटर लड़ा किससे? लेकिन जब सेल्यूकस निकेटर आया तो घनानंद नहीं था। उस समय चंद्रगुप्त मौर्य भारत की गद्दी पे बैठे थे और चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर की सेना को धूल चटा दी, को बहुत हरा दिया। अब जब हरा दिया चंद्रगुप्त मौर्य ने, तो कहते हैं कि 4 प्रांत, अपने जीते हुए प्रांत उत्तर पश्चिम भारत के, जो आजकल अफगानिस्तान में आते हैं, काबुल, कंधार, मकरान, हेरात, ये 4 प्रांत देने पड़ गए किसको? सेल्यूकस निकेटर को, चंद्रगुप्त मौर्य को, और अपनी बेटी कार्नेलिया की शादी भी करनी पड़ी। तो इस तरीके से चंद्रगुप्त मौर्य ने सेल्यूकस निकेटर को हराया और उनसे बहुत बड़ा हिस्सा भी अपने प्रभाव में ले लिया और उनकी बेटी से विवाह भी किया। इस सेल्यूकस निकेटर के दौरान ही मेगस्थनीज का एक यूनानी राजदूत, अब यूनानी राजदूत तो रहेगा ही, उसके यहाँ की राजकुमारी रह रही है तो वो भी रहेगा, तो मेगस्थनीज रहता था। और मेगस्थनीज बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? क्योंकि मेगस्थनीज ने एक किताब लिखी थी, इंडिका। इस इंडिका से बहुत सवाल आते हैं, क्योंकि इंडिका किताब में उसने इंडिया या तत्कालीन भारत के बारे में बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां साझा करी हैं। तो दोस्तों, ये तो थे चंद्रगुप्त मौर्य जिनके बारे में हमने देखा। और चंद्रगुप्त मौर्य की जो हिस्ट्री है वो यूनान से भी जुड़ी हुई है। क्यों? क्योंकि उसने सेल्यूकस निकेटर को हराया है, सिकंदर के सेनापति को, सिकंदर अलेक्जेंडर द ग्रेट जिसको कहा जाता है। अब इस चंद्रगुप्त मौर्य को यूनानी जो हिस्ट्री है उसमें सेंड्रोकोटस कहा गया है। क्या कहा गया है? सेंड्रोकोटस। तो ये हुआ कि जब अंग्रेज भारत आए तो अंग्रेजों ने कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल की स्थापना की और भारत के अतीत के इतिहास को समझने का प्रयास किया। इसी क्रम में इन्होंने देखा, इनका तो पूरी दुनिया में साम्राज्य था, कि यूनान में जिस आदमी को सेंड्रोकोटस कहा जा रहा है उसकी कुछ कुछ जानकारी ये चंद्रगुप्त मौर्य से मिलती हुई है। तो उन्होंने कहा, विलियम जोन्स ने, कि ये जो सेंड्रोकोटस नाम का आदमी है ये जो भारत का चंद्रगुप्त मौर्य है। तो इस तरीके से विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य की पहचान की और चंद्रगुप्त मौर्य के इतिहास को पुनः रचित करने का प्रयास किया। तो खैर, अभी चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईसा पूर्व में आचार्य चाणक्य की सहायता से बैठा और इसने सेल्यूकस निकेटर को हराया, उसकी पुत्री से शादी की। इसके दरबार में मेगस्थनीज नाम का एक राजदूत रहता था जिसने इंडिका नाम की किताब लिखी। दोस्तों, जब हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए पढ़ते हैं तो ऐसे ही कुछ तथ्य होते हैं जो हमें याद करने पड़ते हैं और बड़े बोरिंग और जटिल लगते हैं, वो थकाऊ लगते हैं। लेकिन अगर हम इतिहास को एक कहानी की तरह देखें तो वो रोचक हो जाती है। और इतिहास को अगर हम अपने देश के इतिहास से देखें, अपने आप से जोड़ के देखें, तो हमारे लिए वो महत्वपूर्ण हो जाता है उसे जानना। और महत्वपूर्ण नहीं बल्कि मैं तो कहूँगी आवश्यक हो जाता है उस इतिहास को समझना और जानना। तो खैर, अब चंद्रगुप्त मौर्य जो थे वो जैन धर्म के अनुयायी थे। इनको भद्रवाहु नामक व्यक्ति ने जैन धर्म की शिक्षा दी थी। और जैन धर्म में ऐसा होता है कि लास्ट में आदमी अपने प्राण त्याग देता है, अक्सर संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। तो दक्षिण भारत में एक स्थान था कर्नाटक में, श्रवणबेल गोला, और वहीं पे ये जैन धर्म के जो अनुयायी थे चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने भी अपने प्राण त्याग दिए थे। इससे पहले इन्होंने पूरे भारत में, अगर हम देखें तो इनका साम्राज्य कर्नाटक में था। सोचिए आप, कर्नाटक, दक्षिण भारत उस समय, अब नहीं, जहाँ हाई स्पीड ट्रेनें हैं, हवाई जहाज है, उस समय पे जहाँ आना जाना, कनेक्शन कितना जटिल था, शासन को चलाना कितना जटिल था। उस समय पे कश्मीर, अफगानिस्तान, बंगाल तक का शासन मौर्य साम्राज्य में समाया हुआ था। आप कल्पना करके देखिए ये बात कितनी बड़ी है। अब चंद्रगुप्त मौर्य का उत्तराधिकारी हुआ इसका बेटा बिंदुसार। बिंदुसार
कि अपनी कोई विशेषता नहीं है, उसकी दो ही विशेषताएं हैं। एक वो चंद्रगुप्त मौर्य का बेटा है और दूसरी वो अशोक का पिता है, क्योंकि अशोक महान ने भी बहुत काम किए हैं इस मौर्य साम्राज्य के लिए। तो बिंदुसार के बारे में अगर हम देखें तो इसे जो हिस्ट्री लिखी गई है उसमें अमित्र घात कहा गया, यानी ये शत्रुओं का विनाश करने वाला है। अब बिंदुसार के समय सीरिया के शासक थे, तो सीरिया के शासक से इनका कोई संबंध होगा, मित्रता होगी, तो ऐसे एविडेंस पाए गए हैं कि सीरिया के शासक से इन्होंने 3 चीजें मांगी, मदिरा, अंजीर और दार्शनिक। अब देखिए खाने पीने का जाहिर सी बात है शौकीन होगा तभी तो मदिरा और अंजीर मांगी। मदिरा और अंजीर तो शासक ने इन्हें दे दी, लेकिन दार्शनिक देने से मना कर दिया, अपना विद्वान भेजने से मना कर दिया। तो खैर बिंदुसार के बारे में तो इतना ही है, ज्यादा कुछ इन्होंने किया नहीं है। अपने पिता द्वारा स्थापित राज्य का भोग ही किया होगा इन्होंने, हाँ, पर उसको बनाए रखा, इतना इन्होंने किया। बिंदुसार के बाद मौर्य साम्राज्य में, मौर्य वंश में उत्तराधिकारी हुआ अशोक। अब अशोक उत्तराधिकारी कहते हैं हुआ नहीं था, बल्कि कहा जाता है कि अशोक अपने 100 भाइयों को मार के राजा बना। अब 100 नहीं तो अपने कई भाइयों को मार के राजा बना होगा। इतिहास में ये कई बार हमने देखा है कि जो राजनीतिक उत्तराधिकार होता है उसको बांटा नहीं जाता है, उसको अर्जित किया जाता है। और प्राचीन काल के भारत में उसको अर्जित करने का तरीका था कि जितने भी बाकी उत्तराधिकारी हों उनको सबका गला काट दो। ऐसा ही किया था औरंगजेब ने, और ऐसा ही औरंगजेब के बाद उनके बेटों और पोतों ने किया। उन्होंने भी खूनी संघर्ष किया सत्ता के लिए। तो खैर अंततः ये हुआ कि फिर अशोक इस मौर्य वंश का उत्तराधिकारी हुआ, और अशोक 269 ईस्वी में ईसा पूर्व में गद्दी पे। अच्छा, ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है, कभी कभी तो बड़ा ये कंफ्यूजन करता है। ईसा मसीह के जन्म से के समय से पहले का टाइम ईसा पूर्व है और बाकी ईस्वी है। तो ये ईसा मसीह के जन्म के पहले ही अशोक गद्दी पे बैठे, और अशोक का जो साम्राज्य है वो चंद्रगुप्त मौर्य के साम्राज्य से भी बड़ा है। अशोक ने अपने शासन के 8वें वर्ष में कलिंग पे अटैक किया। कलिंग जिसे आज उड़ीसा कहते हैं। उड़ीसा पे क्यों अटैक किया होगा? एक तो उड़ीसा का व्यापारिक महत्व बहुत है। आज भी पारादीप जैसे बंदरगाह हैं, तो उन बंदरगाहों से पहले भी व्यापार होता था, तो उड़ीसा पे, और उड़ीसा पे इसलिए भी किया होगा क्योंकि पूरा क्षेत्र तो जीत के इनके पिताजी ही रख गए थे, तो उड़ीसा बच गया होगा कलिंग, तो कलिंग पे इन्होंने अटैक किया। अब कलिंग पे जब अशोक ने अटैक किया तो कलिंग के युद्ध में सारे जो पुरुष थे वो उस युद्ध में कहते हैं समाप्त हो गए। वहां की स्त्रियों ने हथियार उठा लिए। इतना नरसंहार हुआ कलिंग के उस मैदान में कि अशोक ने जब देखा कि लाशें ही लाशें बिछी पड़ी हैं। एक प्रसंग आता है दोस्तों, जब श्री कृष्ण समझाने जाते हैं दुर्योधन को कि युद्ध मत करो, 5 गांव दे दो कौरवों को, और अगर तुमने युद्ध किया तो ये हाल होगा। और वो एक दृश्य दिखाते हैं, काल्पनिक दृश्य, कि मृतकों से पटी हुई भू है, ले देख कहाँ इसमें तू है। कि युद्ध के बाद यही होता है ना, नरसंहार होता है, लोग मरते हैं बिना मौत। तो जब उस नरसंहार को, मृतकों से पटी हुई भू को अशोक ने देखा, तो अशोक का हृदय परिवर्तित हो गया, और अशोक ने उस युद्ध के बाद युद्ध की नीति त्याग दी, धैर्य घोष त्याग दिया, और धम्म घोष और बौद्ध धर्म स्वीकार कर लिया, अहिंसा को स्वीकार कर लिया। अब जब अशोक ने अहिंसा को स्वीकार कर लिया होगा, तो क्योंकि राजा बहुत कर्मठ होते हैं। अच्छा, राजा होने की एक शर्त होती थी कि राजा को कर्मठ होना ही पड़ता है। अगर वो कर्मठ नहीं होगा तो कोई और राजा उसको हरा के उसके राज्य को हड़प लेगा। उसकी मजबूरी है, या उससे ये अपेक्षा की जाती है कि वो सजग, सतर्क और सक्रिय रहे। तो खैर, तो अब अशोक राजा या तो लड़ाई करते हैं, दूसरे क्षेत्रों को जीतते हैं, तो अशोक ने तो लड़ाई की नीति ही त्याग दी, युद्ध नीति त्याग दी है। तो अब अशोक ने क्या किया? अशोक ने अपने शासन के लिए बहुत कुछ किया है, और इसीलिए इतिहास में पूरी दुनिया के जो महानतम सम्राट हैं उनमें अशोक को गिना जाता है। और वास्तव में अगर देखा जाए तो उनके काम ऐसे हैं जो उन्हें एक महान सम्राट बनाते हैं। आइए हम उनके कुछ कामों की चर्चा करें। अशोक ने अशोक ने अभिलेख लिखवाए हैं, अभिलेख, शिलालेख, स्तंभ लेख।
तो उन अभिलेखों से अशोक का जो इतिहास है या मौर्य वंश का जो इतिहास है उसकी जानकारी मिलती है। अब इसमें एक प्रश्न पूछा जाता है, अशोक ने खुद को अक्सर क्या लिखवा है, देवानाम प्रियदर्शी, यानी देवताओं में प्रिय, देवानाम प्रियदर्शी। लेकिन केवल मास्की, गुर्जरा, नेतुर और उटगोलम लेखों में ही इन्होंने अपना नाम अशोक लिखवाया है। तो ये हुआ कि भाई ये जो कर्नाटक तक अभिलेख मिल रहे हैं, जो अफगानिस्तान तक अभिलेख मिल रहे हैं भारत में, ये अशोक नाम के व्यक्ति के हैं। कहीं कहीं इस व्यक्ति का नाम देवानाम प्रियदर्शी लिखा हुआ है। तो ये अशोक ने जब कलिंग के आक्रमण के बाद युद्ध नीति त्याग दी तो इन्होंने बहुत से कल्याणकारी कार्य किए। कौन से कार्य किए, कल्याणकारी। और इन कार्यों की जानकारी हमें मिलती है अशोक के अभिलेखों से, शिलालेखों से, और अभिलेखों में इनके शिलालेख है, स्तंभ लेख है और गुहा लेख है। तो देखिए अब अशोक ने और क्या किया होगा, उसने अपनी जो प्रजा थी उसके स्वास्थ्य के लिए, उसके खान पान के लिए, उसकी जो बेहतरी थी उसके लिए, उसके जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए बहुत से काम किए और इन कामों की जानकारी मिलती है अशोक के शिलालेखों से। तो अशोक के जो स्तंभ लेख हैं, एक अशोक का सारनाथ जो स्तंभ लेख है उसको भारत के राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया है, जिसमें चारों तरफ 4 सिंह बने हुए हैं और एक जो लाट पे बैठे हुए हैं। तो मौर्य वंश का ही ये चिन्ह है जिसे भारत के राज चिन्ह के रूप में स्वीकार किया गया और आजादी के बाद से अब तक वो भारत का राज चिन्ह है। तो आइए अब हम बात करते हैं अशोक के प्रमुख अभिलेखों की। देखिए इन अभिलेखों से बहुत प्रश्न आते हैं तो हम इन्हें रटते हैं। जब मैं भी एग्जाम दे रही थी तो मैंने भी रटा था। लेकिन ये अभिलेख न केवल रटने की दृष्टि से तो खैर कतई नहीं, बल्कि समझने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ईसा पूर्व भारत का एक राजा कितने महत्वपूर्ण काम कर रहा है। देखिए क्या कर रहा है। ये राजा कह रहा है, हालांकि जब इन्होंने हिंसा को त्याग दिया तो अशोक ने क्या कहा, पशु बलि की निंदा की गई है। पहले अभिलेख में क्या किया है, पशु बलि की निंदा क्यों की गई होगी, क्योंकि उस समय से धर्म जो था उसमें बहुत ज्यादा कर्म कांड थे, बहुत से पशुओं को मारा जाता था, उनकी बलि दी जाती थी। तो फिर अशोक ने कहा कि नहीं, इतने ज्यादा पशुओं की बलि नहीं दी जानी चाहिए, इसकी निंदा की गई है। दूसरी बात क्या है, दूसरी बात अशोक ने मनुष्य और पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था की है। अब आप जरा सोचिए, आज भी हमारे ग्रामीण इलाके में चिकित्सा की कोई व्यवस्था नहीं है। सरकारी चिकित्सालय है नहीं है तो उनमें डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर है तो डॉक्टर अवेलेबल नहीं है। लेकिन अशोक का समय काल देखिए, उस समय पे उन्होंने जानवरों के लिए भी, मनुष्यों के लिए तो की ही है, मनुष्य और पशु की चिकित्सा व्यवस्था करी है। तीसरा क्या है, अधिकारियों के दौरे पर जाने का निर्देश है। आजकल जब कोई अधिकारी बन जाता है ना तो उसे जनता ने तो उसे कभी देखा ही नहीं होता, वो जनता से तो मिलता ही नहीं है। लेकिन अशोक का निर्देश था कि जो अधिकारी हैं वो दौरे पे जाएंगे और जनसंपर्क साधेंगे। तो उसके प्रशासन की बहुत बड़ी विशेषता है। चौथा अभिलेख क्या है, भेरी घोष के स्थान पे धम्म घोष, यानी भेरी यानी युद्ध की भेरी बजती है ना, कि अब युद्ध नहीं होगा, अब क्या होगा, धम्म नीति होगी, धर्म कल्याणकारी कार्य होंगे। और पांचवा अभिलेख है धर्म महामात्रों की नियुक्ति, यानी धर्म का कार्य कैसे, धर्म का मतलब वो नहीं धार्मिक कर्म कांड, हवन यज्ञ, कल्याणकारी काम होंगे। तो वो कैसे होगा, धर्म महामात्रों की नियुक्ति करके होगा। छठा अभिलेख है आत्मनियंत्रण के बारे में, यानी जो मनुष्य हैं उनको आत्मनियंत्रण और आत्म संयम में रहना चाहिए। अब देखिए अशोक इतना शक्तिशाली राजा था जो अपने 100 भाइयों को मार के राजा बना। अगर प्रजा विद्रोह भी कर दे तो 1 सेकंड में दबा दे, लेकिन अशोक क्या कह रहा है, अशोक कह रहा है प्रजा को आत्मनियंत्रण रखना चाहिए, यानी समझा रहा है कि संयम रखना खुद ही सीख जाइए, बल का प्रयोग ना करना पड़े। और क्या है, 7वां और 8वां अभिलेख है अशोक का तीर्थ यात्राओं से। किसकी तीर्थ यात्राएं हैं, अशोक की है। अशोक ने जब अशोक बुद्ध धर्म से प्रभावित हुए तो उन्होंने महात्मा बुद्ध के जो से जुड़े हुए स्थान थे उनकी यात्राएं की। और ये जो अभिलेख है 7वां और 8वां, ये अशोक की तीर्थ यात्राओं के बारे में जानकारी देते हैं।
अगला अभिलेख है इनका 9वां, सच्ची भेंट और शिष्टाचार। 10वां अभिलेख है प्रजा का हित, यानी राजा का उद्देश्य क्या है, राज्य में क्या होना चाहिए, प्रजा का हित। अब आजकल क्या हो रहा है, राज्य में इलेक्शन होना चाहिए और इलेक्शन जीतना चाहिए। प्रजा का हित और अहित वो कोई मायने नहीं रखता है। प्रजा के लिए क्या है, नरेगा में मिट्टी खोदने का काम है, 5 किलो गेहूं चावल मिलेगा आपको, उससे आप खा के जिंदा रहिए। सरकारी स्कूल धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, प्राइवेट स्कूल इतने महंगे हैं कि साधारण आदमी उनमें पढ़ा नहीं सकता है। तो शिक्षा की स्थिति इससे खराब होगी कि नहीं। स्वास्थ्य की तो मैं बात कर ही चुकी हूँ। तो सोचिए, आज से बेहतर स्थिति करने की कोशिश की है अशोक ने। और क्या किया है, धम्म की व्याख्या की है कि धर्म क्या है, धर्म, और धर्म की बहुत सही व्याख्या करी है। धर्म वो नहीं है कि माथे में तिलक लगा के घूम रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। धर्म वो है कि आपके कार्य ऐसे होने चाहिए ना कि जो जैसे आप बुजुर्ग लोगों का सम्मान करें, उनके प्रति करुणा रखें, संवेदना रखें, बेईमानी से बचें, तो ये धर्म है। ये थोड़ी है कि तिलक लगा के निकल पड़े अपने काम पे और सुबह से शाम तक लोगों को धोखा दिया, ये धार्मिक होना थोड़ी है। तो इसकी व्याख्या की है अशोक ने अपने 11वें अभिलेख में। 12वें अभिलेख में अशोक ने कहा है कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान। और देखिए, ये प्रश्न पूछा गया था उत्तर प्रदेश पीसीएस में कि 12वें अभिलेख में या धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र कहाँ है, तो धार्मिक सहिष्णुता का जिक्र है 12वें अभिलेख में। अब अशोक ने ये बात क्यों कही होगी, क्योंकि देखिए उस समय ऐसा नहीं था खाली बौद्ध धर्म था, वैदिक धर्म भी था, वैदिक समाज भी था, तो उनके अलग देवी देवता थे, बौद्ध धर्म था। तो अशोक ने कहा कि धार्मिक आधार पे लोगों को टकराना नहीं चाहिए कि हिंदू मुस्लिम लेके लड़ाई करो आपस में, बल्कि सभी प्रकार के विचारों का सम्मान करना चाहिए, सहिष्णुता रखनी चाहिए। और ये बात बहुत मायने, इस बात से तो हमें आज भी सीखना चाहिए। देखिए आज कुछ जो लोग होते हैं वो लोगों को क्यों धार्मिक आधार पे लड़ाते हैं, उनका छिपा हुआ एजेंडा होता है कि अगर धार्मिक आधार पे लोग लड़ेंगे तो धर्म विशेष के लोग उनका समर्थन करेंगे, उनको वोट देंगे। तो राजनीतिक स्वार्थ छिपा होता है कहीं ना कहीं जब कोई राजनीतिक पार्टी धर्म का यूज कर रही होती है। खैर, 13वां अभिलेख इनका कहता है कलिंग युद्ध का वर्णन और इनके हृदय परिवर्तन का जिक्र किया गया है उसमें। और 14वां अभिलेख कहता है कि धार्मिक जीवन जीने का संदेश कि प्रजा की, इंसान की जिंदगी कैसी होनी चाहिए, एक धार्मिक जिंदगी होनी चाहिए। लेकिन अशोक उस धर्म की बात नहीं करते, अशोक करते हैं बौद्ध धर्म की। और बौद्ध धर्म दोस्तों बहुत ही वैज्ञानिक धर्म है। बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का कि इतना वैज्ञानिक धर्म, और आज भारत में इसी धर्म को मानने वाले सबसे कम लोग हैं। एकमात्र बुद्ध ही थे, महात्मा बुद्ध ही तो थे जिन्होंने ये कहने का साहस दिखाया कि अप्पो दीपो भव, अपना दीपक स्वयं बनो, तुम स्वयं अपना प्रकाश बनो। अपने इस दिमाग से सोचो, किसी के कही कहाई बातों पे, सुनी सुनाई बातों पे विचार मत करो, अपने विवेक से सोचो। तो इतना वैज्ञानिक धर्म था बौद्ध धर्म। और उस धर्म का भारत में क्या हुआ, अभी तो भारत में बहुत कम लोग हैं जो बौद्ध धर्म से जुड़े हुए लोग हैं। खैर, लेकिन जब डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने अपने जीवन के अंतिम समय में इस वैज्ञानिक धर्म को, बौद्ध धर्म को अपनाया था अपने अनुयायियों के साथ। तो खैर, अब हम आज यहीं तक समाप्त करते हैं अपने टॉपिक को। अभी गुप्त मौर्य साम्राज्य का ये टॉपिक समाप्त नहीं हुआ है, ये तो हमने इसके राजाओं की बात की। अभी हमारे लिए इसमें इसका प्रशासन कैसे चलता था, और ये बात बहुत सीखने की है कि इतने बड़े क्षेत्र का प्रशासन, आज तो मोबाइल है, इतना ज्यादा यातायात के साधन है, कम्युनिकेशन के साधन है, तुरंत फोन से खबर पहुंच जाती है, सेना पहुंच जाती है, पुलिस पहुंच जाती है। लेकिन तब तो ऐसा नहीं था। तो कैसे प्रशासन चलता होगा इतने बड़े क्षेत्र का, और अभी जल्दी में ही जो पहला ही साम्राज्य बना है उसका प्रशासन कैसे चला, कितनी कुशलता से चला कि इतने वर्षों तक ये जो मौर्य वंश था ये बना रहा। और हम पढ़ेंगे कि इस मौर्य वंश के दौरान स्थापत्य कला के क्षेत्र में, मूर्ति कला के क्षेत्र में क्या क्या ऐसे विकास हुए हैं जो आज भी हमारी सांस्कृतिक धरोहर हैं। इसकी एक धरोहर का तो हमने जिक्र किया था जो सारनाथ स्तंभ है अशोक का, और उसको भारत के राज चिन्ह के रूप में एक्सेप्ट करा गया है। तो दोस्तों आज यहीं तक,
अ, अगला जो मैं लेक्चर लूँगी उसमें मैं ये जो मौर्य साम्राज्य से बची हुई बातें है उसका ज़िक्र करूँगी। धन्यवाद।